तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की न्यूज़ जान लेते हैं। गुवाहाटी में मिली शानदार जीत ने दक्षिण अफ्रीका को भारत में दूसरे टेस्ट सीरीज जीतने में मदद की। 2000 के बाद ये दूसरी बार है जब उन्होंने भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। इस बीच 408 रनों से मिली हार टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी हार रनों के अंतर से है। इस जीत ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 2027 की अंक तालिका में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति और मजबूत कर दी है। गत विजेता टीम 4 टेस्ट मैचों में 36 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया के ठीक पीछे दूसरे स्थान पर है। उनका पीसीटी 66.67 से बढ़कर 75 हो गया है। दूसरी ओर भारत अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे खिसक गया है और अब 48.15 के पीसीटी के साथ 5वें स्थान पर है। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों को एक पत्र लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उनसे अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने का आग्रह करता हूं और कहा कि इससे एक विकसित भारत के निर्माण में सार्थक योगदान मिलेगा। उत्तर प्रदेश के हजारों विद्युत कर्मचारी और इंजीनियर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं, क्योंकि उन्हें निजीकरण के खिलाफ आंदोलन करना है। उन्होंने सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी नौकरियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के उपभोक्ताओं और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए भी है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रगति की रीढ़ है। हमारा सरकार को साफ संदेश है कि इस निजीकरण की प्रक्रिया को तुरंत बंद किया जाए, अन्यथा हमारा आंदोलन और तेज होगा। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि ये कोई सुधार नहीं, बल्कि सीधी बिक्री है, जिससे जनता और उपभोक्ताओं का नुकसान होने की पूरी आशंका है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। साथ ही हजारों नौकरियों पर भी खतरा मंडराने लगेगा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा गठित LESA संगठन सिर्फ एक दिखावा है। इसे निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने और हजारों पदों को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ये प्रक्रिया जारी रही तो हमारे कुशल टेक्नीशियन, इंजीनियर और संविदा कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे राज्य की विद्युत व्यवस्था भी गंभीर संकट में आ सकती है। कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा कि उनकी सीधी मांग है कि सरकार 2022 और 2023 में किए गए समझौतों को तुरंत लागू करे। उन्होंने कहा कि वे टूटे हुए वादों को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि सभी दंडात्मक कार्रवाइयों को वापस लिया जाए और प्रस्तावित निजीकरण विधेयक को पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाए। बाराबंकी जिले के बुढ़वल जंक्शन यार्ड के पास कल रात एक बड़ी दुर्घटना टल गई, जब प्लाईवुड से लदा एक अनियंत्रित डंपर ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़कर लगभग 25 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर गया। उसी समय पास की डाउनलाइन से अमृतसर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस गुजर रही थी। डंपर के मलबे का ट्रेन के किनारे से टकराव होने के बावजूद लोको पायलट की सूझबूझ और समय पर ब्रेक लगाने से गंभीर हादसा होने से बच गया और किसी यात्री को कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना के कारण ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइनों को नुकसान पहुंचा तथा दोनों ट्रैक अवरुद्ध हो गए। रात भर मरम्मत का कार्य जारी रहा, जिसके बाद आज सुबह रेल यातायात सामान्य किया जा सका। पुलिस ने घायल डंपर चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया और घटना के संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पत्थर खदानों से जुड़ी अवैध गतिविधियां और श्रमिकों की सुरक्षा की अनदेखी लगातार गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। क्षेत्र में खनन माफिया खुलेआम अवैध खनन और ओवरलोडिंग करते हुए सरकारी नियमों तथा NGT के मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस अवैध खनन के बीच खदानों की गहराई 300 से 400 फीट तक पहुंच चुकी है, जहां गरीब श्रमिक बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम करने को मजबूर हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई घातक दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। माफिया द्वारा की जा रही भारी ब्लास्टिंग से आसपास के ग्रामीण घरों की दीवारों में दरारें आने का खतरा बढ़ गया है और कृषि भूमि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
इसी दौरान बुंदेलखंड राष्ट्र समिति द्वारा अलग राज्य की मांग को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और क्षेत्रीय उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के प्रयास भी जारी हैं। देश भर में माल और सेवा कर जीएसटी के तहत बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है, जिसमें कई प्रमुख फर्में और उनके संचालक जांच के घेरे में आ गए हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस डीजीजीआई, प्रवर्तन निदेशालय ईडी और राज्य कर विभाग की विशेष टीमों द्वारा की गई राष्ट्रव्यापी कार्रवाई में हजारों करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। ये धोखाधड़ी मुख्य रूप से एक संगठित सिंडिकेट द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसमें फर्जी फर्मों के एक जटिल नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। अपराधी आमतौर पर गरीब या बेरोजगार व्यक्तियों के आधार और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों का दुरुपयोग करके ऐसी कागजी कंपनियां बनाते थे जिनका जमीन पर कोई अस्तित्व नहीं था। ये फर्जी फर्में माल या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना केवल फर्जी इनवॉइस बिल जारी करती थीं। जांच अधिकारियों के मुताबिक इन फर्जी बिलों का उपयोग करके कई असली कंपनियों ने भारी मात्रा में फर्जी आईटीसी का दावा किया, जिससे उन्हें सरकार को देय जीएसटी का भुगतान करने से बचा जा सका। इस तरह से सरकारी खजाने को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। उदाहरण के लिए हाल ही में दिल्ली में 645 करोड़ रुपए के फर्जी आईटीसी घोटाले का पर्दाफाश हुआ, जिसमें 229 फर्जी फर्मों का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी 370 करोड़ से 400 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी के मामले सामने आए हैं। डीजीजीआई और ईडी की टीमों ने कई राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं, में एक साथ छापेमारी की है। इस दौरान कई मास्टरमाइंडों को गिरफ्तार किया गया है और उनके ठिकानों से बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज, 100 से अधिक मोबाइल फोन जिनका उपयोग ओटीपी के लिए किया जाता था, फर्जी फर्मों की चेकबुकें और डिजिटल हस्ताक्षर जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसियां इस बात की गहनता से जांच कर रही हैं कि ये फर्जी आईटीसी कई बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनियों तक तो नहीं पहुंचा है। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल की जांच के लिए ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत भी कार्रवाई कर रहा है। सरकारी अधिकारियों ने संसद में बताया है कि पिछले 5 वर्षों में जीएसटी चोरी के रूप में लगभग 7,08,000 करोड़ रुपए की कर चोरी का पता चला है, जिसके बाद सरकार ने ई-इनवॉइसिंग, जीएसटी एनालिटिक्स और जोखिम मानकों पर आधारित ऑडिट जैसे कड़े कदम उठाए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से जारी शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति में 27 नवंबर के बाद से महत्वपूर्ण सुधार आने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसम के पैटर्न में बदलाव आएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 27 नवंबर की शाम या रात से न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की उम्मीद है। तापमान बढ़ने के कारण शीतलहर की स्थिति से राहत मिलेगी। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से मैदानों में सुबह और शाम के समय छाए रहने वाले घने कोहरे की तीव्रता में भी कमी आएगी। दृश्यता में सुधार होने से सड़क और रेल यातायात में आई बाधाएं कम होंगी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि ये बदलाव मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और सतही हवाओं की दिशा बदलने के कारण होगा, जिससे ठंडी और सूखी उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम हो जाएगा। हालांकि सुबह और रात की ठंडक बनी रहेगी, लेकिन दिन का मौसम अपेक्षाकृत बेहतर होने की उम्मीद है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम में हो रहे इस बदलाव के दौरान भी ठंड से बचाव के आवश्यक उपाय जारी रखें, क्योंकि हल्की सर्दी और सुबह का कोहरा अभी भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की अंडर 18 क्रिकेट टीम ने हाल ही में आयोजित टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी जीत दर्ज की है। ये जीत टीम के संगठित प्रयास, बेहतरीन गेंदबाजी और प्रभावशाली बल्लेबाजी का प्रमाण है। ताज़ा खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश की टीम ने अपने प्रतिद्वंदी को अत्यधिक प्रभावशाली अंतर से हराया है। मैच के दौरान यूपी के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा और एक मजबूत स्कोर खड़ा किया।
खासकर टीम के सलामी बल्लेबाजों और मध्यक्रम के खिलाड़ियों ने स्थिरता दिखाते हुए अहम साझेदारियां की। इसके बाद उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों ने भी अपनी धारदार प्रदर्शन से विपक्षी टीम को ज्यादा देर तक क्रीज पर टिकने नहीं दिया। तेज गेंदबाजों की शुरुआती सफलता के बाद स्पिनरों ने मध्य ओवरों में विकेट चटकाकर प्रतिद्वंदी टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। टीम ने बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए कई महत्वपूर्ण कैच लपके और रनआउट किए, जिससे विपक्ष के लिए लक्ष्य का पीछा करना असंभव हो गया। इस जीत को यूपी क्रिकेट के भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है, जो ये दर्शाता है कि राज्य में युवा प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ये जीत न सिर्फ खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाएगी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चयनकर्ताओं का ध्यान भी आकर्षित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में हैदराबाद स्थित अग्रणी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस के नए मुख्यालय और अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। इसके साथ ही इस स्टार्टअप के पहले ऑर्बिटल श्रेणी के रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण किया गया, जो भारत के निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह उद्घाटन भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। स्काईरूट एरोस्पेस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के समर्थन से देश की निजी अंतरिक्ष पहल का नेतृत्व कर रहा है। विक्रम-1 रॉकेट विक्रम श्रृंखला का पहला ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान है। इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। यह 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, जिसे 500 किलोग्राम तक के पेलोड को लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रॉकेट विशेष रूप से छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इन्फिनिटी कैंपस एक विश्व स्तरीय सुविधा है, जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों के डिजाइन, विकास और परीक्षण के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी। इस कैंपस में रॉकेट इंजनों के परीक्षण और उनके निर्माण की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि स्काईरूट का ये कदम भारत की तकनीकी शक्ति को दर्शाता है और देश के युवाओं के लिए नवाचार के नए द्वार खोलता है। स्काईरूट एरोस्पेस ने पहले ही अपने उपकक्षीय रॉकेट विक्रम-S का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके इतिहास रच दिया है, जो भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट था। विक्रम-I का अनावरण अब स्काईरूट को अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाले दुनिया के चुनिंदा निजी खिलाड़ियों की सूची में शामिल करने की दिशा में अगला बड़ा कदम है।